Hello dear students, welcome to the ultimate studying platform StuOn. Myself Avinash Karwar and I am here to teach you physics. I have done my BTech from IIT BHU in 2017. So let's begin our today's class. स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम लोग पहले तो टॉर्क के बारे में पढ़ेंगे, है ना, कि टॉर्क क्या होता है और किस तरीके से टॉर्क को हमें फाइंड करना है। तो कल हमने पढ़ा था कि टॉर्क जो है, टॉर्क क्या है, जैसे लीनियर मोशन में फोर्स जो काम करता है ना, फोर्स क्या करता है, किसी भी बॉडी को एक्सेलरेशन देता है। उस एक्सेलरेशन से क्या होता है, उस बॉडी के पास वेलोसिटी आता है, फिर उस वेलोसिटी से कुछ डिस्प्लेसमेंट होता है। उसी तरीके से फोर्स की जगह पे यहाँ पे जो एनालॉग होता है उसका, उसको हम लोग टॉर्क नाम देते हैं, है ना। कल बेसिक बात है कि हम लोगों ने टॉर्क के बारे में देखा कि ये टॉर्क जो है वो किसी भी बॉडी में किस तरीके से रोटेशनल इफेक्ट ला सकता है ना। चाहे वो बॉडी सर्कुलर हो, चाहे किसी भी शेप की हो वो बॉडी, है ना, उसमें ये रोटेशनल इफेक्ट आ सकता है। जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे रोटेशनल लिया हुआ है, अगर इसी के बजाय हम लोग कोई और बॉडी ले ले, मान लो इरेगुलर शेप का ऐसा कोई बॉडी ले ले, सरफेस पे रखा हुआ है, तो क्या इस पे ये फोर्स टर्निंग इफेक्ट नहीं लेके आएगा? बिल्कुल लेके आएगा, इस पे भी लेके आएगा, है ना, प्रोवाइडेड कि इस ब्लॉक का, इस मास का, है ना, सेंटर ऑफ मास जहां पे हो, है ना, एग्जैक्टली उसी लाइन में ना लग रहा हो, उसी लाइन में ना लग रहा हो। अब सेंटर ऑफ मास हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट, कि सेंटर ऑफ मास कौन सा पॉइंट होता है। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर लगेगा, यानी कि उसी लाइन में लगेगा, तो इस फोर्स का हमने देखा R क्रॉस F 0 हो जाएगा। इस पॉइंट के अबाउट, है ना, ये रोटेट करेगा, अगर उसी लाइन में ये फोर्स लग जाएगा। जैसे ये फर्स्ट केस में, फर्स्ट सिनेरियो में हम लोगों ने देखा था कि ये रोटेट किस इस पॉइंट के अबाउट करना चाहिए था, और ये फोर्स इसी के लाइन में लग रहा था, तो इसका टॉर्क 0 हो जा रहा था। ये वाला फोर्स अगर उस लाइन को छोड़ के कहीं पे भी लगेगा तो रोटेशनल इफेक्ट कुछ ना कुछ आएगा, है ना। और ये जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगा इस फोर्स का, वहां से हम लोग क्या लेंगे, पोजीशन वेक्टर R लेंगे। तो पोजीशन वेक्टर R क्रॉस F, जो कि क्या होता है, RF साइन थीटा, है ना, RF साइन थीटा होता है। देखिए जैसे कि इस वाले एग्जांपल में हम लोग बात करते हैं कि फोर्स जैसे है, ये फोर्स दिख रहा है, लेट अस से कि ये एक, है ना, लीनियर ऑब्जेक्ट है, लीनियर यानी जस्ट 2 डायमेंशन हम लोग मान लेते हैं कि 2 डायमेंशनल एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है जो इस तरीके से यहाँ पे रखा हुआ है ना। तो इफेक्ट मैंने कल भी बताया था कि देखो इस फोर्स के अलग अलग तरीके से लगने से कैसे इम्पैक्ट पड़ता है। तो फोर्स जो है ना, उसके अकॉर्डिंगली टॉर्क 3 बेसिक क्वांटिटीज पे, 3 बेसिक की पॉइंट्स पे डिपेंड करेगा। 3 बेसिक की पॉइंट्स पे कौन कौन से? एक तो अमाउंट ऑफ फोर्स, कि फोर्स हम लोग कितना लगा रहे हैं, है ना, 10 न्यूटन लगा रहे हैं, 50 न्यूटन लगा रहे हैं, 100 न्यूटन लगा रहे हैं, इस पे डिपेंड करेगा कि हमारा टॉर्क कितना होगा। दूसरा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे, कि कहाँ पे लगा रहे हैं हम लोग, जहां जहां लगाएंगे वहां वहां पे इफेक्ट अलग होगा, उसकी वजह से इम्पैक्ट जो होगा वो अलग होगा। जैसे इसी केस में देख लीजिए, फर्स्ट केस, सेकेंड केस, थर्ड केस एंड फोर्थ केस, यहीं पे आपको 4 एग्जाम्पल लेके बताया गया। देखिए पहले केस में फोर्स यहाँ पे लग रहा है, फोर्स बिल्कुल सरफेस के पैरेलल लग रहा है, तो इस वाले केस में क्या होगा, इस वाले केस में क्या होगा, ज्यादातर चांस ये है कि ये वाला जो ब्लॉक है ना, ये वाला जो ब्लॉक है वो डायरेक्टली इस तरीके से मूव करे, प्रोवाइडेड कि इसका मास ज्यादा होगा और ये फोर्स इतना ज्यादा नहीं लग रहा है कि इसको तुरंत गिरा देवे, है ना। ये फोर्स इतना ज्यादा नहीं लग रहा है, अभी मॉडरेट फोर्स लग रहा है, नॉर्मल फोर्स लग रहा है, वो इसको गिराएगा नहीं। ठीक, लेट अस से कि 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब 10 न्यूटन के फोर्स से ये यहाँ पे गिरेगा नहीं, क्यों? टेंडेंसी देखो, जो ये सबसे पहले अगर ये टर्निंग इफेक्ट इसमें आएगा तो इसी पॉइंट के अबाउट आएगा। ये जो सरफेस पे ये पॉइंट है, इसी पॉइंट के अबाउट ये इस तरीके से गिरना चाहिए सबसे पहले, है ना। बहुत ज्यादा फोर्स लगाएंगे तब तो ये टूट भी सकता है ना, गिर भी सकता है, किसी भी डायरेक्शन में गिर सकता है, बट हम लोग जनरल बात कर रहे हैं कि इस तरीके का अगर एक फोर्स लगाएंगे हम लोग तो बहुत कम चांस है कि ये ऐसे गिरेगा। ये क्या होगा, धीरे धीरे लीनियरली ट्रांसलेट होगा, है ना, इस डायरेक्शन में। वेयर एज देखो सेकंड वाले में पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मैंने चेंज कर दिया, पहले नीचे लगाया था और फिर बाद में यहां लगाया, तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज कर दिया अब यहाँ पे, तो इसकी वजह से इंपैक्ट सोच रहे हो क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये अगर फोर्स मॉडरेट है, यही 10 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे भी मैं लगाऊं तो कोई इस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, है ना, प्रोवाइडेड कि ये जो ब्लॉक है ये टूट ना जाए, है ना।
इतना ज़्यादा हम लोग फोर्स नहीं लगा रहे हैं कि ये टूट जाए। तो क्या देख रहे हैं हम लोग कि अगर इस फोर्स को बिल्कुल परपेंडिकुलर वर्टिकल डायरेक्शन में लगा देंगे इसके ऊपर तो कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, है ना। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बहुत मायने रखेगा। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पहले ये था, फिर ये है, तो समझ में आई बात कि इस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की वजह से इम्पैक्ट जो है, इफेक्ट जो है वो अलग अलग होगा। समझ में आ रही है बात। उसके बाद क्या कहा है तीसरा पॉइंट कि एंगल एट विच फोर्स एक्ट्स, कितने एंगल पे फोर्स एक्ट कर रहा है हमारा, उसकी वजह से भी इम्पैक्ट जो है वो अलग अलग होता है। कैसे, देखो एक ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, मान लेते हैं कि ये दोनों पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन तो सेम है ना, कि इस वाले लेयर पे लग रहा है फोर्स, पहले ऊपर से लगा और ये भी इस पॉइंट पे मान सकते हैं हम लोग बिल्कुल क्या है, इस पॉइंट पे टेंजेंशियली ऐसे फोर्स लगेगा, है ना। उसका जो ऊपर वाला सरफेस है उस ऊपर वाले सरफेस के बिल्कुल टेंजेंशियली फोर्स लगेगा। तो ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन लेट अस से कि सेम है, लेकिन क्या इन दोनों फोर्सेस की वजह से इंपैक्ट अलग अलग होगा? इन दोनों फोर्सेस की वजह से इंपैक्ट अलग अलग होगा, बिल्कुल अलग अलग होगा यार। इस वाले में तो कोई इंपैक्ट ही नहीं हुआ था सेकंड केस में। थर्ड केस में इंपैक्ट क्या आएगा? बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि जैसे ही ये फोर्स हम लोग लगाएंगे ये क्या कर जाएगा, टॉपल कर जाएगा। टॉपल करने का मतलब है कि ये इस तरीके से गिर जाएगा, है ना। किस पॉइंट के अबाउट? मोस्ट प्रोबेबली ये इस पॉइंट के अबाउट, यहाँ पे जो सरफेस बॉटम यहाँ पे जो पॉइंट होगा इस पॉइंट के अबाउट ये इस तरीके से गिर जाएगा। बहुत ज्यादा चांसेस है इसके, है ना। तो इसकी वजह से हमने देखा कि इंपैक्ट अलग आएगा। सेकेंड केस की वजह से इंपैक्ट अलग आएगा। फोर्स वही है ना, फोर्स वही है। अमाउंट ऑफ फोर्स तो पहली बात है कि पहला केस हमने देखा अमाउंट ऑफ फोर्स, बिल्कुल अमाउंट ऑफ फोर्स। अब जैसे पहला केस था यहाँ पे 10 न्यूटन लगाऊंगा तो शायद ये ट्रांसलेट करेगा, वही अगर 100 न्यूटन या 1000 न्यूटन लगा दूंगा ये तुरंत फिर से यहाँ पे टॉपल कर जाएगा, है ना। तो अमाउंट ऑफ फोर्स पे तो बिल्कुल टॉर्क डिपेंड करेगा, टर्निंग इफेक्ट डिपेंड करेगा। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे भी डिपेंड किया, फर्स्ट और सेकंड में इंपैक्ट अलग अलग था, यानी कि किस पॉइंट पे फोर्स लगा रहे थे इस पे भी इफेक्ट होता है। तीसरा है कि एंगल एट विच फोर्स एक्ट, तो देखो ये सेकेंड एंड थर्ड केस में कितने एंगल पे आप फोर्स लगा रहे हैं इसकी वजह से भी इंपैक्ट अलग अलग आएगा, यानी कि टर्निंग इफेक्ट अलग आएगा। सेकेंड केस में कोई टर्निंग इफेक्ट नहीं आएगा, थर्ड केस में टर्निंग इफेक्ट आएगा और सबसे ज्यादा टर्निंग इफेक्ट आएगा इनफैक्ट थर्ड केस में, है ना। तो टॉर्क एंगल पे भी डिपेंड करता है। फोर्थ केस में देखो, फोर्थ में लेट अस से कि थीटा एंगल पे लग रहा है ये फोर्स, है ना, थीटा एंगल पे फोर्स लग रहा है। तो अब अगर हमें टॉर्क निकालना है ना, टॉर्क निकालना है तो हम किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल सकते हैं, ये हमारे ऊपर। बट जिस पॉइंट के अबाउट आसान होगा हम वहां से पहले निकालने की कोशिश करेंगे। तो जो पॉइंट ग्राउंड से टच है यहाँ से निकालने के लिए हमारे लिए आसान है। क्यों? क्योंकि यहाँ से पोजीशन वेक्टर जो है वो पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, इसका पूरा जो लेंथ है ना, इस रेक्टेंगुलर ब्लॉक का जो लेंथ है वो हमारा पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा L क्रॉस F, है ना। तो F का डायरेक्शन किधर है? F का डायरेक्शन इधर है, समझ में आ रही बात। F का डायरेक्शन इधर है, तो L क्रॉस F जब हम करेंगे तो आती कितनी है वैल्यू, देखो यहाँ पे टॉर्क इज इक्वल्स टू RF साइन थीटा, RF साइन थीटा, यानी कि R क्रॉस F की बात कर रहा हूं मैं। R क्रॉस F क्या आएगा? RF साइन थीटा आएगा, यानी कि R इंटू F साइन थीटा, R इंटू F साइन थीटा। अब F साइन थीटा क्या होगा देखो यार, ये है ना। फोर्स को अगर सही से बनाए तो फोर्स इस तरीके से आ जाएगा, देखो यहाँ पे ध्यान से, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। ये क्या हो जाएगा? ये F कॉस थीटा हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा? F साइन थीटा, है ना, F साइन थीटा। तो अब ये F साइन थीटा ध्यान से देखना, इसमें F साइन थीटा किस तरफ आया? इस तरफ आया, और F कॉस थीटा किस तरफ आया? इस तरफ आया। L किस तरफ होगा? L इस तरफ होगा। तो L ये वाला डायरेक्शन है किसका? L का, और F कॉस थीटा इस डायरेक्शन में है, या फिर M हम कह दे तो F इस डायरेक्शन में है ना। तो क्या लिखेंगे? अब ये वाला केस जरा हम लोग ले लेते हैं कि देखो फोर्स का क्या डायरेक्शन बना, फोर्स बना है इस तरीके से और L बना है इस तरीके से। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ? ये 90 प्लस थीटा दिखाई दे रहा होगा, है ना। ये L हो गया हमारा, ये क्या हो गया? F हो गया। अब R क्रॉस F करोगे, ये थीटा क्या है? ये टोटल एंगल है, जो कि अभी इस वाले केस में हमारे लिए कितना है? 90 प्लस थीटा, एंगल बिटवीन L और F, यानी कि एंगल बिटवीन R और F, वही तो थीटा होता है। तो ये तो जनरल फॉर्मूला है, यानी कि इस केस में हमारे लिए क्या हो जाएगा? R
एफ साइन 90 प्लस थीटा होगा ना, साइन 90 प्लस थीटा, क्योंकि यहाँ पे जो ये थीटा हम लोग लिखते हैं, याद करो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता था, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल हमारे इस फोर्थ केस में कितना है 90 प्लस थीटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आर एफ कॉस थीटा, यानी कि हम लिखेंगे टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, कॉस थीटा, तो आर एफ कॉस थीटा यानी कि आर एफ कॉस थीटा, देखो क्या है, ध्यान से देखना यहाँ पे कि एफ साइन थीटा इस एफ कॉस थीटा इस डायरेक्शन में है और एफ साइन थीटा एल के डी पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल, तो पैरेलल या एंटी पैरेलल जब भी होगा फोर्स पोजीशन वेक्टर के, तो उसकी वजह से टॉर्क हमने समझा है कि टॉर्क हमेशा जीरो आएगा, क्यों, क्योंकि उस फोर्स और पोजीशन वेक्टर में या तो एंगल 0 डिग्री होगा या फिर एंगल 180 डिग्री होगा ना, तो जहां 180 साइन 180 की बात आएगी या साइन 0 डिग्री की बात आएगी तो वहां तो टॉर्क 0 हो जाएगा, यानी कि टॉर्क सिर्फ और सिर्फ हमेशा किसकी वजह से आएगा, जो फोर्स पोजीशन वेक्टर के बिल्कुल परपेंडिकुलर हो, जो फोर्स पोजीशन वेक्टर के बिल्कुल परपेंडिकुलर हो, यानी कि देखो यहां पे पोजीशन वेक्टर है ना, पोजीशन वेक्टर आर अगर इस तरफ है तो इसके परपेंडिकुलर जो फोर्स होगा है ना, इसके परपेंडिकुलर जो फोर्स होगा टॉर्क हमेशा उसी की वजह से आएगा। टॉर्क हो सकता है किसी एंगल पे लग रहा हो, उस फोर्स को क्या करेंगे हम हमेशा दो कंपोनेंट में तोड़ देंगे, एक पैरेलल या एंटी पैरेलल टू पोजीशन वेक्टर और एक परपेंडिकुलर टू पोजीशन वेक्टर। जैसे यहाँ पे एल था, एल के परपेंडिकुलर हमने तोड़ा तो क्या आया एफ कॉस थीटा आया, एफ एल के एंटी पैरेलल क्या आया एफ साइन थीटा आया, तो एफ साइन थीटा की वजह से कोई टॉर्क नहीं, एफ कॉस थीटा की वजह से टॉर्क आया, और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे आर इंटू एफ, कौन सा एफ परपेंडिकुलर वाला, कौन सा एफ परपेंडिकुलर, यानी कि पोजीशन वेक्टर है ना, पोजीशन वेक्टर और फोर्स के बीच में एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा, तभी हमें टॉर्क मिलेगा। या फिर ये कह सकते हैं कि पोजीशन वेक्टर के जो 90 डिग्री बिल्कुल फोर्स का कंपोनेंट आएगा या फोर्स आएगा, उसी की वजह से हमें टॉर्क मिलेगा। बाकी फोर्स का वो कंपोनेंट जो पोजीशन वेक्टर के या तो डायरेक्शन में हो जाए या फिर उसके एंटी डायरेक्शन में हो जाए, यानी कि एंगल या तो 0 डिग्री बनाए या फिर एंगल 180 डिग्री बनाए, दोनों ही केस में क्या होंगे टॉर्क 0 हो जाएगा। समझ में आ रही है बात कि कब टॉर्क निकलेगा और कब टॉर्क 0 हो जाएगा, है ना। चलिए इसी चीज को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। मान लेते हैं कि एक पॉइंट है यहाँ पे, देखो एक पॉइंट है यहाँ पे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम लोग मान लेते हैं x, y है, ठीक, x, y है, तो इसका पोजीशन वेक्टर भी हम लोग बना सकते हैं। ये जो है ये क्या हो जाएगा पोजीशन वेक्टर r, जिसके कैसे लिख सकते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट x i कैप प्लस y j कैप लिख सकते हैं ना। कोई भी पोजीशन वेक्टर हो जो पॉइंट x, y से बनाया गया तो उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, जहां पे रेफरेंस पॉइंट क्या होगा हमारा ओरिजिन, रेफरेंस पॉइंट क्या होगा ओरिजिन, तो ओरिजिन से हमने एक पोजीशन वेक्टर लिख दिया। अब देखो क्या हो रहा है कि एक फोर्स यहां से लग गया है, एक फोर्स इस तरीके से लग गया है F, जिसके कोऑर्डिनेट है x1 i कैप प्लस y1 j कैप, जिसके कोऑर्डिनेट है इस तरीके। अब हम लोगों को टॉर्क निकालना है कि बताइए इस पॉइंट पे जो है टॉर्क कितना निकलेगा। अब टॉर्क क्या होता है, टॉर्क तो टर्निंग इफेक्ट होता है, तो कोई भी बॉडी अगर टर्न होगी तो किसी ना किसी पॉइंट के अबाउट टर्न होगी ना, किसी ना किसी पॉइंट के अबाउट टर्न होगी, तो वो पॉइंट भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगर कोई पार्टिकल है तो पॉइंट लेंगे, अगर कोई बॉडी है तो एक्सिस लेंगे। यहाँ पे हम एक्सिस भी कह सकते हैं या फिर पॉइंट भी कह सकते हैं। लेट अस से कि वो पॉइंट हमारा ओरिजिन है, या फिर एक्सिस कहेंगे तो ये पॉइंट, ये जो फोर्स है ना, ये XY प्लेन में इस पॉइंट को घुमाएगा, XY प्लेन में घुमाएगा, तो हम ये समझ सकते हैं कि Z एक्सिस जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगी। Z एक्सिस जो बाहर की तरफ आएगी है ना, जिस तरफ मैं बैठा हूं उस तरफ, या जिस तरफ आप बैठे हैं उस तरफ, बाहर की तरफ Z एक्सिस आएगी, तो Z एक्सिस के अलोंग ये क्या करेगा पार्टिकल टर्न करेगा, रोटेट करेगा, ये F इसको, अच्छा ये F में दो कंपोनेंट होंगे, इस F के दो कंपोनेंट होंगे। कौन कौन से दो कंपोनेंट होंगे देखो,
एक तो उसका कंपोनेंट जो इस आर के डायरेक्शन में आ जाए, एफ का एक कंपोनेंट जो आर के डायरेक्शन में आ जाए, और एक एफ का कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर हो बिल्कुल हमारे आर से बिल्कुल परपेंडिकुलर हो। यानी कि लेट अस से कि ये एंगल अगर थीटा होगा तो ये एफ कॉस थीटा, यानी कि आर और एफ के बीच में एंगल थीटा है, ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा हो जाएगा, एफ साइन थीटा हो जाएगा। तो जो टॉर्क निकलेगा वो क्या होगा, आर क्रॉस एफ, जिसकी वैल्यू क्या होगी, आर इंटू एफ साइन थीटा। आर क्रॉस एफ करेंगे तो आर एफ साइन थीटा ही आएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर इंटू एफ परपेंडिकुलर, यानी कि पोजीशन वेक्टर एट दैट पॉइंट इंटू परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग एट दैट पॉइंट, इंटू परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग एट दैट पॉइंट। अब फोर्स किसी भी डायरेक्शन में लग सकता है, नो डाउट, पोजीशन वेक्टर से किसी भी डायरेक्शन में लग सकता है, लेकिन टॉर्क जो आएगा वो टॉर्क किसकी वजह से आएगा, उस फोर्स की वजह से आएगा जो वहां पे उस फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। किसके परपेंडिकुलर, पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर। ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे हमेशा हम लोग कि टॉर्क जो इफेक्ट आता है, टर्निंग इफेक्ट जो आता है, वो किस फोर्स की वजह से आता है, वो परपेंडिकुलर फोर्स की वजह से आता है। किसके परपेंडिकुलर, पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर। ठीक, अगर ऐसे नहीं पता, हमें पता नहीं चल रहा है परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा है, पैरेलल कंपोनेंट कौन सा है, या फिर एंगल फाइंड करने में दिक्कत हो रही कि पहले एंगल मिलेगा तब तो हम परपेंडिकुलर या पैरेलल कंपोनेंट बता पाएंगे, एंगल ही नहीं मिल रहा है हमें, तो हम क्या करेंगे, हम जनरल ले लेंगे आर क्रॉस एफ, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आर क्रॉस एफ। तो पोजीशन वेक्टर आर दिया हुआ है हमें, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप क्रॉस एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप। क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे सिंपली हम लोग, क्रॉस प्रोडक्ट लेना तो आता ही हमें, है ना। क्या करेंगे, मैट्रिक्स बना लेंगे एक्स वाई जीरो, है ना, एक्स वाई जेड। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब x के नीचे पहले वेक्टर x कॉमा वाई कॉमा जीरो, दूसरे के लिए x1 कॉमा y1 कॉमा जीरो, है ना, क्योंकि तीसरा कोऑर्डिनेट क्या है, जीरो है। यहाँ एक्स वाई जेड, है ना। क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे हम लोग, जब x कॉम्पोनेंट लिखेंगे तो इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन, यानी कि यहाँ पे क्या लिखेंगे, y इंटू जीरो इंटू वाई वन इंटू जीरो, यानी कि जीरो आई कैप। कोई दिक्कत, फिर दूसरा कंपोनेंट लिखते हैं, तो दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट के लिए क्या लिखते हैं, इसको जब लेंगे तो x इंटू जीरो और x1 इंटू जीरो, तो अगेन जीरो जे कैप। समझ में आ रही है ना बात। तीसरा पॉजिटिव होता है, ठीक, बेसिक है ना बिल्कुल। अब z का कंपोनेंट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, x1 इंटू वाई वन, सॉरी x इंटू वाई वन माइनस x1 इंटू वाई, है ना, x इंटू वाई वन माइनस x1 इंटू वाई। ये किसका कंपोनेंट हो जाएगा, ये k कैप का कंपोनेंट हो जाएगा। यानी कि r क्रॉस f जो टॉर्क आया है, ध्यान दो किस तरफ आ गया है, वो आ गया है हमारा टोटली xy1 माइनस x1 y, टोटली किस डायरेक्शन में, k कैप के डायरेक्शन में आ गया है, यानी कि z एक्सिस के अलॉन्ग आ गया है, जो होना भी चाहिए था, है ना। ये होना भी चाहिए था। हमने जब टॉर्क को डिफाइन किया था तभी कहा था कि टॉर्क क्या है, पोजीशन वेक्टर आर और फोर्स वेक्टर के बिल्कुल परपेंडिकुलर। आर क्रॉस एफ वेक्टर जो है वो हमेशा आर और एफ के परपेंडिकुलर होगा। तो आर और एफ यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्स वाई प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है, तो ऑब्वियसली अब जेड डायरेक्शन ही तो बची जो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर हो गया। तो देखो टॉर्क हमारा जेड डायरेक्शन में आ गया प्योरली, है ना। समझ में आ रही बात, किस तरीके से हम लोग टॉर्क निकाल सकते हैं किसी भी एक पॉइंट पे, ठीक। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि हम लोग किसके अबाउट निकालना चाहते हैं, किसके अबाउट निकालना चाहते हैं, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि इस ओरिजिन के अबाउट ही ये टर्न करेगा, टर्न तो किसी भी पॉइंट के अबाउट। क्वेश्चन में तो सिर्फ इतना था ना कि ये पॉइंट है x, y और इस पे एक फोर्स लगा है, इस पे एक फोर्स लगा है, तो ये तो हम इस पॉइंट के अबाउट अगर मानेंगे तो वहां पे भी रोटेट करेगा, इस पॉइंट के अबाउट मानेंगे तो इस पॉइंट के अबाउट भी रोटेट कर सकता है।
किसी भी पॉइंट के अबाउट रोटेट कर सकता है वो तो, है ना। उस इंस्टेंट की बात होगी कि जिस इंस्टेंट पे हम लोग फाइंड कर रहे हैं टॉर्क, उस इंस्टेंट पे। अब बोले सर टोटली क्या उसी पॉइंट के अबाउट घूमेगा? बहुत लोगों का डाउट ये आ जाएगा अब कि सर ऐसे थोड़ी हो सकता है कि ये जो एक पर्टिकुलर पार्टिकल है या ऑब्जेक्ट है ये किसी भी पॉइंट के अबाउट सर्कल बना ले, ये किसी भी पॉइंट के अबाउट इस तरीके से सर्कल बना ले। तो आपका डाउट बिल्कुल सही है, ऐसे किसी भी पॉइंट के अबाउट तो नहीं बनेगा, लेकिन जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम लोग फाइंड कर रहे हैं, है ना, जो पोजीशन वेक्टर रख रहे हैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उस रेफरेंस पॉइंट के अबाउट ये पार्टिकल हमारा रोटेट करेगा, है ना, सर्कुलर मोशन में। ये पूरे टाइम में उसी के अलोंग नहीं जाएगा। अब देखो जैसे ही दूसरे पॉइंट पे ये पहुंचेगा तो पोजीशन वेक्टर तो चेंज हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर यही थोड़ी रहेगा, पोजीशन वेक्टर चेंज हो जाएगा। अगर मान लो फोर्स कांस्टेंट भी है तो पोजीशन वेक्टर अगर चेंज करेगा तो हर पॉइंट पे टॉर्क तो अलग अलग आएगा, टॉर्क तो अलग अलग आ जाएगा। तो जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम लोग टॉर्क फाइंड कर रहे हैं, जिस पॉइंट के अबाउट, वो टॉर्क सिर्फ उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे उस रेफरेंस पॉइंट के से होगा, है ना। जैसे ही दूसरे पॉइंट ऑफ टाइम की बात करेंगे तो पोजीशन वेक्टर चेंज हो गया, पोजीशन वेक्टर चेंज हो गया तो फिर से किसी और पॉइंट के अबाउट आ जाएगा वो। ये जो टॉर्क हम लोग फाइंड कर रहे हैं ये टॉर्क कांस्टेंट नहीं है, पोजीशन वेक्टर चेंज होता जा रहा है, पोजीशन वेक्टर चेंज होता जाएगा तो फिर टॉर्क भी चेंज होता जाएगा। इसी पे बेस्ड हम लोग एक सिंपल सा क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन कि फाइंड द टॉर्क ड्यू टू ऑल फोर्सेज ऑन 1 kg मास अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट एक्स। क्या बोला गया है कि टॉर्क फाइंड करना है सारे फोर्सेस लगने की वजह से इस ब्लॉक ऑफ 1 kg मास है ना, इसका मास दिया हुआ है आपको कि ये 1 kg है। अब इस बॉल पे, इस स्फेयर पे टॉर्क कितना लगेगा, कौन से एक्सिस के अबाउट फाइंड करना, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट एक्स। ये जो पॉइंट एक्स है इसके अबाउट पास कर रही है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यानी कि ये जो प्लेन है इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर एक एक्सिस होगी। कैसे होगी, हमारी तरफ, तो हम बैठे हैं उस तरफ से इस बोर्ड में, इस प्लेन में ऐसे जा रही होगी बिल्कुल परपेंडिकुलर इस प्लेन के, उस एक्सिस के अबाउट ये क्या करेगा, ऐसे रोटेट करेगा, है ना। इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा नीचे की तरफ। पहले तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि FBD इसका हम बनाएं, है ना। FBD बना के ये देखिए कि कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं इस पे, फिर जो फोर्सेस लग रहे हैं उसका हम लोग टॉर्क फाइंड करेंगे। अब इसमें ये चीज पहले से बता दी है ना, कि किस पॉइंट के अबाउट फाइंड करना है, किस एक्सिस के अबाउट फाइंड करना है, तो हमें अब उस पॉइंट के अबाउट फाइंड करने में आसानी होगी। सॉल्व करते हैं हम लोग। क्या है कि ये 1 kg ब्लॉक है। अब सबसे पहले तो हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम के लिए देखिए, एक तो हमें पता है सीधा सीधा mg जो है ना, वो नीचे की डायरेक्शन में लगेगा, नीचे की डायरेक्शन में लगेगा, ठीक। अब क्या कहा गया है कि टॉर्क हमें फाइंड करना है, टॉर्क हमें फाइंड करना है। तो टॉर्क फाइंड करने के लिए एक सिंपल सी चीज तो मैंने आपको ये बता दी है कि टॉर्क जो है वो लगता है किसकी वजह से, परपेंडिकुलर फोर्स की वजह से लगता है। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर फोर्स कौन सा होगा, परपेंडिकुलर किसके, परपेंडिकुलर पोजीशन वेक्टर के। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ये है, लेंथ इसकी दी हुई है यहाँ पे, तो ये लेंथ क्या हो जाएगी, ये पोजीशन वेक्टर का काम करेगी, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक। तो ये mg है, ये एंगल थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा mg cos थीटा, और इस तरफ क्या आ जाएगा mg साइन थीटा। और कोई फोर्स जो इस पे लग रहा है, एक लगेगा बिल्कुल टेंशन इधर, है ना। अब हमें परपेंडिकुलर फोर्सेस फाइंड आउट कर लेने की, कौन से फोर्सेस जो है L के परपेंडिकुलर है, पोजीशन वेक्टर ये L ही तो हो जाएगा, x पॉइंट के अबाउट, x एक्सिस के अबाउट, है ना। ये जो हमारा टेंशन है और mg cos थीटा है ये तो उसके अलोंग हो जाएंगे बिल्कुल, है ना। जो पोजीशन वेक्टर है उसके अलोंग हो जाएगा हमारा टेंशन और mg cos थीटा, यानी कि एक टेंशन का एंगल 0 डिग्री हो जाएगा और mg cos थीटा का एंगल, सॉरी mg cos थीटा का 0 डिग्री हो जाएगा और टेंशन का 180 डिग्री हो जाएगा। तो r क्रॉस f में जैसे ही हम r f साइन थीटा में थीटा वैल्यू पुट करेंगे तो टेंशन की वजह से और mg cos थीटा की वजह से 0 हो जाएगा। देखिए कैसे कि टॉर्क
टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ क्रॉस एफ विच इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। ठीक, अब देखिए आर पोजीशन वेक्टर एल हो गया हमारा, एफ साइन थीटा में एक एम जी कॉस थीटा में लिख लेता हूं, एम जी है ना कॉस थीटा। इसमें साइन थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे, देखो एम जी कॉस थीटा और ये एल दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री है, तो इसकी टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, क्योंकि साइन 0 डिग्री 0 से पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, होगा ना। उसी तरीके से अब मैं टेंशन की वजह से भी फाइंड करूंगा, तो टॉर्क ड्यू टू आर क्रॉस एफ, एफ क्या है टेंशन हो जाएगा, तो टेंशन में आर एफ आर टी साइन थीटा, थीटा कितना हो जाएगा 180 डिग्री, तो यानी कि आर इंटू टी इंटू साइन 180 डिग्री, इसकी वजह से भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, कितना आएगा 0 आ जाएगा। चलिए ठीक है 0 आ गया। अब टॉर्क एम जी साइन थीटा की वजह से फाइंड करते हैं, तो एम जी साइन थीटा की वजह से देखिए टी टॉर्क इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, आर पोजिशन वेक्टर एल इंटू फोर्स क्या है हमारा एम जी साइन थीटा, और आगे क्या आएगा आर क्रॉस एफ ना, तो आर एफ साइन थीटा यानी कि फोर्स इंटू साइन थीटा। अब ये थीटा कितना होगा, ये तो 90 डिग्री है ना एल और एम जी साइन थीटा के बीच में, तो ये कितना आ जाएगा एल इंटू एम जी साइन थीटा, ये हमारा क्या हो जाएगा टॉर्क हो जाएगा, नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस बॉल और द बॉब, है ना, इस बॉब के ऊपर। आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बोले सर इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत है, हमें पता है कि टॉर्क जो होता है वो आर क्रॉस एफ होता है ना, और अब आर क्रॉस एफ में कौन सा फोर्स लग रहा है, एक mg लग रहा है और एक टेंशन लग रहा है, टेंशन में दिख रहा है हमें एंगल 180 डिग्री है, तो उसकी वजह से तो टॉर्क खत्म हो जाएगा, सिर्फ बचेगा mg की वजह से, तो r इंटू एम जी इंटू साइन थीटा, mg इंटू साइन थीटा, अरे आर क्रॉस एफ क्या होगा, आर एफ साइन थीटा ही होगा ना, आर एफ साइन थीटा, आर एफ साइन थीटा, तो आर क्या है, आर हमारा एल हो गया, यहाँ लिख देते हैं एल, एफ क्या है एम जी है, साइन थीटा एज इट इज, क्योंकि आर और एफ के बीच में जो एंगल है वही यहाँ पे एल और एम जी के बीच में एंगल है, तो आंसर हमारा क्या हो गया एल एम जी साइन थीटा। समझ में आ रही बात, तो आप इस तरीके से भी करिए या फिर आप डायरेक्टली लिख दीजिए क्या कि एल इंटू एम जी साइन थीटा, क्योंकि जो टॉर्क आता है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से आता है, परपेंडिकुलर फोर्स की वजह से, तो परपेंडिकुलर फोर्स तो यहाँ पे हमें साफ साफ दिख जाएगा, तो mg साइन थीटा है, तो mg साइन थीटा की वजह से हम टॉर्क लिख देंगे, इन दोनों की वजह से हमें पता है कि 0 हो जाएगा। तो ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन वाइज टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी, mg साइन थीटा जो लग रहा है उसकी वजह से डायरेक्शन देखो किधर आएगा, पोजीशन वेक्टर r क्रॉस f, तो r किस डायरेक्शन में है, अब r l की डायरेक्शन में है, लेंथ है ना, तो लेंथ किस डायरेक्शन में जा रहा है, देखो लेंथ इस डायरेक्शन में जा रहा है नीचे की तरफ, ये हो गया r हमारा, f mg साइन थीटा किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, यानी कि ऐसे जाके हम किस डायरेक्शन में जाएंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, है ना, देखो यहाँ पे ये हमारा r था, जस्ट अ सेकेंड, ये हमारा r है, ठीक, यहां से mg साइन थीटा को मेजर करने के लिए किस डायरेक्शन में गए हम लोग, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गए, तो r क्रॉस f जिस डायरेक्शन में mg साइन थीटा है उस डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को कर्ल करो, है ना, कर्ल करो, तो थंब का जो डायरेक्शन आएगा दैट इज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, है ना, ये जो थंब आएगा, थंब का डायरेक्शन वो किस तरफ आ जाएगा, वो टॉर्क का डायरेक्शन, यानी कि टॉर्क किस तरफ हो जाएगा, इनसाइड प्लेन, है ना, डायरेक्शन वाइज क्या हो जाएगा, इन द प्लेन, जिस प्लेन में हम लोग लिख रहे हैं उसके इनसाइड, बाहर की तरफ होता तो लिखते आउट ऑफ द प्लेन। समझ में आ रही है बात, हम लोग किस तरीके से टॉर्क फाइंड कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक बातें हैं, और आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना, कुछ और बेसिक क्वेश्चन करते हैं जिससे हमें और थोड़ा आइडिया क्लियर होगा। देखिए फिर से क्या क्वेश्चन है कि एक फोर्स दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप is acting at a point 1, 2, 2. Find the moment of force about the origin, है ना, मोमेंट ऑफ फोर्स बोला है, तो ये मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है यार, मोमेंट ऑफ फोर्स टॉर्क का ही दूसरा नाम है,
टॉर्क का ही दूसरा नाम है, उसको मोमेंट ऑफ फोर्स कह दीजिए या फिर टर्निंग इफेक्ट बोल दीजिए। ये सब क्या है, एक ही नाम है, ये टॉर्क के ही दूसरे नाम है। यानी कि इस क्वेश्चन में फिर से क्या पूछा गया है, टॉर्क पूछा गया है। कैसे है देखो, ये हमारा एक्स वाई और बाहर की तरफ जेड एक्सिस। एक पॉइंट है यहाँ पे, लेट अस से कि पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट दिए हुए 1,2,2 है ना, और यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है कितना, 2i प्लस 3j प्लस 3k का। तो फोर्स ऐसे लग रहा है ना, ये फोर्स लग गया इस तरीके से। ये पोजीशन वेक्टर बना लेते हैं हम, पोजीशन वेक्टर हो गया हमारा ये आर। पोजीशन वेक्टर आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्या लिख सकते हैं हम लोग पोजीशन वेक्टर आर की वैल्यू 1,2,2, तो क्या हो जाएगा 1i प्लस 2j प्लस 2k, ये पोजीशन वेक्टर हो जाएगा हमारा आर। पॉइंट दिया हुआ है ना 1,2,2, किसके अबाउट पूछा गया, जीरो के अबाउट, तो जीरो के अबाउट पोजीशन वेक्टर तो हम इसी तरीके से लिखते हैं। फोर्स भी दिया हुआ है, फोर्स कितना है 2i प्लस 3j प्लस 3k, है ना, ये हमारा फोर्स हो गया। तो अब हमें पोजीशन वेक्टर भी पता है और फोर्स भी पता है, तो टॉर्क हम लोग बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। अभी हमने एक क्वेश्चन पहले देखा था, अगर हमें एंगल पता होता तब तो हम डायरेक्टली आर का मैग्नीट्यूड एफ का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा लिख देते, हमारा टॉर्क आ जाता। बट यहाँ पे अब एंगल नहीं पता हमें, है ना, तो एंगल हम फाइंड कर सकते हैं, एंगल फाइंड करके पुट करें हम, लेकिन वो क्या लेंदी मेथड हो जाएगा, क्यों करना हमें उस तरीके से। हम तो डायरेक्टली टॉर्क लिखते हैं कि टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता है। यहाँ पे पोजीशन वेक्टर आर दिया हुआ है हमें, क्या है i प्लस 2j प्लस 2k क्रॉस एफ, एफ कितना दिया हुआ है 2i प्लस 3j 3k, ये दिया हुआ है। अब बिल्कुल हम लोग इसका टॉर्क जो है क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, x y z, पहला वेक्टर क्या है 1,2,2, दूसरा वेक्टर क्या है 2,3,3, है ना। तो टॉर्क इज इक्वल्स टू i का कोफिशिएंट लिखेंगे पहले, क्या आएगा, ये हट जाएगा 2 3 जा 6 -6, क्या आ जाएगा 0, है ना, 2 3 जा 6 -6 0 i प्लस y यानी j, है ना, y यानी कि j का कंपोनेंट लिखेंगे तो क्या आएगा 1 इंटू 3 माइनस 2 2 जा 4, यानी कि 3 - 4 कितना हो जाएगा -1 j प्लस k के लिए लिखेंगे हम लोग, सॉरी यहाँ पे भी क्या आता है इसके लिए माइनस, है ना, k के लिए लिखेंगे तो इसको और इस लाइन को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 2, तो ये भी अगेन क्या आ जाएगा -1 k। तो क्या आ गया हमारा आंसर, देखो माइनस माइनस प्लस j माइनस k, समझ में आ रही बात, प्लस j माइनस k, ये हमारा क्या हो जाएगा टॉर्क का वेक्टर हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे तो हमें डायरेक्शन भी पता है, क्योंकि जो टॉर्क है वो हमारा पोजीशन कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में है, कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में आए तो हमें डायरेक्शन भी पता है इसकी। तो समझ रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग टॉर्क निकालते हैं अलग अलग केसेस में, है ना। इसमें क्या है, इसमें हमें पोजीशन वेक्टर दिया हुआ था कि पोजीशन वेक्टर अगर दिया हुआ है और फोर्स का भी एक वेक्टर फॉर्म दिया हुआ है, तो इस केस के लिए हम टॉर्क किस तरीके से निकालते हैं। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसे ही बेस्ड, ताकि और आइडिया हो हमें टॉर्क कैसे फाइंड किया जाता है अलग अलग केस के लिए। देखिए क्या पूछा गया है कि फाइंड द टॉर्क एक्टिंग ऑन द रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ a। ये रॉड है हमारी, ठीक, इसका मास m दिया गया है, इसका मास m दिया गया है और लेंथ a है, ठीक। ड्यू टू ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, ड्यू टू ऑल द फोर्स, सारे फोर्स की वजह से इस पे टॉर्क फाइंड करना है। किस पॉइंट के अबाउट फाइंड करना है, ये हिंज पॉइंट इन्होंने दिया हुआ, इस हिंज पॉइंट के अबाउट फाइंड करना है हमें टॉर्क। सबसे पहले तो इसका हमें एफबीडी बनाना पड़ेगा। एक एक्सटर्नल फोर्स एफ इन्होंने पहले से यहाँ लगा रखा है, हमें आइडेंटिफाई करना है कि और कौन से फोर्सेज इस पे लगेंगे, कौन कौन से फोर्सेज लगेंगे इस पे। और इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, टॉर्क फाइंड करने के लिए एफबीडी बनाना है। ये एफबीडी क्या होगा, चलिए एफबीडी बनाते हैं हम लोग। सबसे पहले तो ये रॉड है,
यहाँ पे एक फोर्स तो दिख रहा है हम लोगों को, इसकी लेंथ a है और मास m है, ये इतना दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए कि एक फोर्स तो यहाँ पे दिया है कि एक फोर्स पहले से इस तरीके से एक्ट कर रहा है ना। इस पॉइंट के अबाउट हमें फाइंड करना है। हमें पता है कि इस रॉड में अगर मास है तो mg फोर्स लगेगा डाउनवर्ड इस तरीके से, mg फोर्स लगेगा। किस पॉइंट पे लगेगा mg? बिल्कुल इसके सेंटर ऑफ मास पे, अनटिल अनलेस कि कुछ दिया हुआ है कि मास नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या मास जो है डिस्क्रीट पैकेज में डिस्ट्रीब्यूटेड है, हम क्या मानेंगे कि सॉलिड है और बिल्कुल यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो मास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन अगर होगा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से मेरे कहने का मतलब है कि पूरे भाग में बराबर मास बटा होगा, है ना। ये नहीं कि कहीं ज्यादा दे दिया गया है मास और कहीं कम दे दिया गया है, इस तरीके से नहीं है ना। क्वेश्चन सिंपल दिया हुआ है, इसका मतलब मास पूरे में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो उस केस में क्या होता है, हमें पता है कि mg पॉइंट कहां लगेगा, ये फोर्स एग्जैक्टली सेंटर ऑफ मास पे लगेगा, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लगेगा, है ना। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी कि सेंटर ऑफ मास में लगेगा इस पॉइंट पे। क्यों? क्योंकि ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है बिल्कुल। तो सेंटर ऑफ मास पे लगा दिया हम लोगों ने mg नीचे की तरफ। सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे होगा, तो एग्जैक्टली a/2 डिस्टेंस पे होगा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अब हमें टॉर्क फाइंड करना है। तो टॉर्क देखो दो फोर्सेस की वजह से लगेगा, एक तो mg की वजह से लगेगा और एक इस F फोर्स की वजह से लगेगा। टॉर्क होता क्या है? टॉर्क होता है सर R क्रॉस F। अभी तो हम लोगों ने एक ही फॉर्मूला पढ़ा है, R क्रॉस F। अच्छा, R क्रॉस F हम लोग टॉर्क फाइंड करते हैं। तो टॉर्क एक तो इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से होगा और एक टॉर्क इस mg की वजह से होगा। किस किस डायरेक्शन में होगा ये भी फाइंड कर लेते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पे पोजीशन वेक्टर जो हम लोग इस F के लिए पोजीशन वेक्टर लिखेंगे, तो पोजीशन वेक्टर कहाँ से होगा, इस पॉइंट के अबाउट यहाँ से, यानी कि पोजीशन वेक्टर हो जाएगा A और उसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इस तरफ। पॉइंट पे तो इसी तरफ होगा, यानी कि R इधर और F ऊपर, बिल्कुल पैरेलल खींच दिया एक ही पॉइंट पे ताकि दोनों के बीच में हम एंगल देख सकें। तो एंगल कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। तो ये जो टॉर्क आया, लेट अस से टॉर्क 1, ये टॉर्क कितना आ जाएगा, R क्रॉस F, यानी कि A F साइन 90 डिग्री विच इज इक्वल्स टू A इंटू F। कोई दिक्कत, A इंटू F, क्योंकि साइन यहाँ पे 90 डिग्री है R और F के बीच में। अब mg की वजह से फाइंड करते हैं, लेट अस से वो टॉर्क 2 है। तो टॉर्क जो है mg की वजह से देखो कितना आएगा, mg फोर्स लग रहा है नीचे, mg फोर्स लग रहा है नीचे, और पोजीशन वेक्टर जो होगा, पोजीशन वेक्टर किस तरफ होगा, इस पॉइंट पे इस तरफ होगा। पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो यहां से लेके यहां तक अब कितना है, a/2 ही है, दिख रहा है a/2 है। है ना, पोजीशन वेक्टर a/2, यानी कि इस बार क्या लिखेंगे हम, पोजीशन वेक्टर RF साइन थीटा, यानी कि a/2 इंटू mg, है ना। फोर्स क्या है हमारा, mg इंटू साइन थीटा। साइन थीटा यहाँ पे भी साइन कितना हो जाएगा, एक mg नीचे लग रहा है और f इधर, r इधर लग रहा है, यानी कि यहाँ पे भी एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, a/2 mg। चलो टॉर्क 1 भी आ गया, टॉर्क 2 भी आ गया। अब बात है कि दोनों अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो दोनों को जोड़ेंगे कैसे। तो दोनों का डायरेक्शन देख लेते हैं कि दोनों टॉर्क किस किस डायरेक्शन में लग रहा है। तो F की वजह से जो टॉर्क लग रहा है ना, जो F फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में लग रहा है, उसकी वजह से टॉर्क फाइंड करेंगे। तो देखो पोजीशन वेक्टर R किस तरफ है, राइट साइड में है, राइट साइड में पोजीशन वेक्टर है, तो उस तरफ हमने सारी फिंगर्स कर दी, है ना, और F की तरफ मोड़ दी। तो F किस तरफ है, नीचे है कि ऊपर है, F तो ऊपर है, F का डायरेक्शन। तो हमें किस तरीके से करना पड़ेगा, ये R और इस तरीके से मोड़ेंगे, F के डायरेक्शन में मोड़ेंगे, क्योंकि उल्टी रख के हम लोग ऐसे तो नहीं मोड़ सकते ना, उंगली हमारी टूट जाएगी। तो हम कैसे मोड़ेंगे, R को जस्ट अपना हाथ उल्टा करेंगे, R के डायरेक्शन में हाथ राइट हैंड करेंगे, सारी फिंगर्स रखेंगे R के डायरेक्शन में और F की तरफ मोड़ देंगे। तो ये जो थंब का डायरेक्शन आएगा किस तरफ आ गया, आउट ऑफ द प्लेन आ गया, यानी कि हमारी तरफ आ गया, आउट ऑफ द प्लेन यानी कि हमारी तरफ आ गया, सॉरी हमारी तरफ आ गया। तो अब क्या लिखेंगे, ये आउट ऑफ द प्लेन है, यानी कि आउट ऑफ द प्लेन को मैं डॉट से डिनोट कर देता हूं।
आउट ऑफ द प्लेन यानी कि डॉट किसका है ये डायरेक्शन, टॉर्क का डायरेक्शन है, ठीक। तो ये आउट ऑफ द प्लेन आ गया, या टॉर्क 1 जो है इसका डायरेक्शन कैसा आ गया, आउट ऑफ द प्लेन, बाहर की तरफ आ गया, यानी कि पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ आ गया, है ना, पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ आ गया। अब mg की वजह से जरा टॉर्क फाइंड करो, mg की वजह से किधर आ जाएगा, आप लोग बताइए। mg की वजह से जो टॉर्क आएगा वो किस डायरेक्शन में आएगा, इनसाइड द प्लेन आएगा। चलिए देखते हैं अभी। तो a जो है वो a राइट डायरेक्शन में है, तो सारी फिंगर्स को हमने राइट साइड में कर दी। mg किस डायरेक्शन में है, नीचे की तरफ है, तो हमने उंगली को नीचे की डायरेक्शन में मोड़ दिया। mg के डायरेक्शन में, तो थंब का डायरेक्शन किस तरफ आ गया, इनसाइड द प्लेन आ गया। किस तरफ आ गया, इनसाइड द प्लेन आ गया। इनसाइड द प्लेन आ गया तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए कि इन द प्लेन, इन द प्लेन, यानी कि एक जेड एक्सिस की तरफ है और एक माइनस जेड एक्सिस की तरफ है, नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ है। यानी कि अगर मैं नेट टॉर्क लिखना चाहूं, नेट टॉर्क लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, टॉर्क 1 माइनस टॉर्क 2, कि डायरेक्शन वाइज दोनों एंटी पैरेलल है ना, पॉजिटिव जेड एक्सिस को हम पॉजिटिव मान लेते हैं, तो यहां पे क्या आ जाएगा, AF माइनस टॉर्क 2 इज A/2 mg। नेट टॉर्क कैसे, इसी तरीके से अगर तीन फोर्स लग रहे होते तो हम लोग तीनों फोर्स की वजह से टॉर्क निकालते हैं। यहाँ पे 2 फोर्स लग रहे थे तो हमने दोनों फोर्स की वजह से टॉर्क निकाला। हाँ, अब फोर्स कहाँ पे लग रहे हैं, जहां पे लग रहे होंगे किस पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगा, पहले तो ये बात आएगी कि किस पॉइंट के अबाउट, या तो क्वेश्चन में प्रोवाइडेड होगा कि इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क फाइंड कीजिए, या फिर हमें कई बार फाइंड करना पड़ेगा कि किस पॉइंट के अबाउट ये रॉड, ये मास, ये सिस्टम जो है वो रोटेट करेगा। वो फाइंड करने के बाद हम लोग जितने फोर्सेस उस पर लग रहे होंगे उन सारे फोर्सेस की वजह से अलग अलग टॉर्क फाइंड करेंगे। टॉर्क फाइंड करके उनका डायरेक्शन देखेंगे कि किस डायरेक्शन में लग रहे हैं। अगर सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं तो सारे प्लस हो जाएंगे, कोई नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है तो वो टॉर्क जो है वो माइनस हो जाएगा। इसमें सिर्फ F फोर्स की वजह से अगर मुझे टॉर्क लिखना होता, ध्यान देना यहाँ पे थोड़ा कि टॉर्क ये F फोर्स की वजह से लिखना होता, तो सबसे पहले देखो क्या लिखेंगे, F इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं क्या, F जो है फोर्स क्या देगा, फोर्स तो मास इंटू एक्सेलरेशन देता है हमेशा। फोर्स क्या देगा, मास इंटू एक्सेलरेशन देगा। अगर मैं दोनों तरफ इस A से मल्टीप्लाई कर देता हूं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में A से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ हो जाएगा A, अच्छा यहाँ पे A है, इसको R मान लेते हैं क्योंकि एक्सेलरेशन को इस केस में मैंने A लिया है, तो मैं दोनों तरफ क्या करता हूं कि R से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो यहाँ RF, यहाँ पे क्या हो जाएगा R इंटू M इंटू A। कोई दिक्कत नहीं। अब ये R इंटू F क्या हो जाएगा, ये तो R क्रॉस F है इस केस के लिए, यहाँ पे F फोर्स लग रहा है, इसकी वजह से R क्रॉस F क्या हो जाएगा, ये टॉर्क हो जाएगा। तो टॉर्क इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो R इंटू M इंटू A, R इंटू M इंटू, अब इस एक्सेलरेशन को, ये क्या है, लीनियर एक्सेलरेशन है। अगर मुझे टॉर्क लिखना है तो वहां पे एंगुलर एक्सेलरेशन आना चाहिए। टॉर्क तो भाई टर्निंग इफेक्ट है ना, तो टर्निंग इफेक्ट में तो टर्निंग वाले पैरामीटर्स आने चाहिए जो कि एंगुलर एक्सेलरेशन है, लीनियर एक्सेलरेशन तो नहीं आना चाहिए। तो इस A की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, अल्फा इंटू आर। बोले सर ये कैसे आप लिख देंगे, तो V इज इक्वल टू ओमेगा आर तो हम लोग लिखते आ रहे हैं ना, तो A इज इक्वल टू, है ना, अल्फा इंटू आर भी तो लिख सकते हैं। जस्ट क्या किया है मैंने, एक बार डिफरेंशिएट कर दिया इस रिलेशन को, V इज इक्वल टू ओमेगा आर को। तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी की जगह एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन। तो A को मैं क्या रिप्लेस कर सकता हूं, अल्फा इंटू आर, तो मैंने यहां रिप्लेस कर दिया अल्फा इंटू आर। तो ये देखो टॉर्क जो है वो क्या आ जाएगा, M इंटू आर स्क्वायर इंटू अल्फा, M इंटू आर स्क्वायर इंटू अल्फा। यानी कि इस फोर्स की वजह से जो टॉर्क आया है मेरा, वो टॉर्क कितना आया, एम आर स्क्वायर अल्फा। और इस टॉर्क को ही हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि अगर इस एम आर स्क्वायर क्वांटिटी को मैं नाम दे दूं, है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये जो एम आर स्क्वायर क्वांटिटी है इसको मैं एक अलग नाम दे दूं आई, और इस आई को कहा जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इंटू ये अल्फा एज इट इज। तो टॉर्क की वैल्यू देखो क्या आ गई, टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, वेयर दिस आई इज
known as moment of inertia. Moment of inertia. Moment of inertia. इसी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर रहे थे हम लोग की, जैसे फोर्स में, यहां देखो फोर्स में मास इनटू एक्सेलरेशन लिखा जाता है ना, जो फोर्स का रिजल्टेंट होता है, नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। वैसे ही यहाँ पे नेट टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा होता है, जहां पे आई को कहा जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और ये मास का एनालॉगस है, रोटेशनल एनालॉग है। यानी कि मास को कोई भी मास हो, अगर वो रोटेट हो रहा है तो उसका मास इनटू एक्सेलरेशन लिखने के बजाय हम क्या लिखते हैं, नेट टॉर्क इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। अब यहाँ पे जो टॉ होंगे वो टॉ नेट होंगे हमेशा, यानी कि नेट टॉर्क इज इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा। जैसे हम लोग लिखते थे कि एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, वैसे ही अब से हम लोग लिखेंगे कि नेट टॉर्क इज इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा। अब ये आई जो है, ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल एनालॉग है मास का, यानी कि ये इसी पे डिपेंड करेगा कि कोई भी बॉडी कितना रोटेट कर सकती है या कितनी ज्यादा कैपेबिलिटी है उसमें रोटेट होने के लिए, है ना। जैसे जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा आपको फोर्स लगाना पड़ता है उसको, किसी भी बॉडी को एक्सेलरेट करने के लिए। तो यहाँ पे भी सेम सिनेरियो होगा कि जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा आपको टॉर्क लगाना पड़ेगा उस चीज को रोटेट करने के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कंटिन्यू करेंगे और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में थोड़ा सा फील लेंगे कि एग्जैक्टली इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे कोई भी बॉडी कैसे डिपेंड करेगी कि उसका रोटेशन जो है इफेक्ट कर रहा है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक, तो आज का लेक्चर यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंटिन्यू करेंगे और कुछ उस पर प्रॉब्लम्स करेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे कि कंटिन्यूस सिस्टम का कैसे होता है, जैसे एक स्केल ले ली है मैंने, स्केल क्या है, कंटिन्यूस मास सिस्टम है, उसका कितना होगा। या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर बहुत सारे अलग अलग पार्टिकल्स रखे हुए हैं m1 m2 m3 m4 मास के, तो उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकलता है। ठीक है, ओके, तो आज की क्लास के लिए आई थिंक ओके, देन सी यू इन नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा डिटेल डिस्कशन करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। ओके देन। ऑन इज टू ऑन, स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए इज टू ऑन पर बने रहिए।